मुजीब रहमान शामी साहब, जो अभी चंद दिन पहले तक सूरत हाल सामने आई है, हुकूमत बन गई, बहुत तनकीद हुई इलेक्शन के बाद, फिर भी वो हुकूमत साजी में कामयाब हुई सियासी जमातें। जजेस की तरफ से ख़त लिखा जाना, मदाखलत हो रही है, उनको ये ख़त मौसूल होना जिसमें मशकूक मवाद पाया गया और धमकी देने की कोशिश की गई, ये सारे मामलात, और फिर अब अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ आएंगे। इस नई बनने वाली हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं ईद के बाद शामी साहब। देखिए जुनैद साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ये हुकूमत जो है इसको बड़े चैलेंज दरपेश हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन असम्बलियाँ जो हैं, जब उनमें हुकूमत बन गई है, बल्कि सारी हुकूमतें बन गई हैं, चारों सूबों में भी हुकूमतें बन चुकी हैं, मरकज़ में भी हुकूमत बन चुकी है, और ये जो जमातें तहरीक चलाने का ऐलान कर रही हैं, इनकी नुमाइंदगी भी असम्बलियों में है, ये असम्बलियों में मौजूद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो PTI के पास है। तो ऐसे में अब ये तहरीक किस तरह चलाएंगी, इनका क्या मुतालबा होगा और किस तरीके से ये अपने मुतालबे को आगे बढ़ाएंगी, इस पर तो गौर करना पड़ेगा। अभी ये जमातें इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने एक विश लिस्ट तो जारी की है, लेकिन ये वादे नहीं किया कि उनकी तहरीक किस तरह चलेगी और वो किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं उनके साथ उनका राब्ता नहीं है या उनका इत्तेहाद नहीं है। तो बहरहाल ये एक अपोजिशन जमातें अगर इकट्ठी होती हैं और आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने जज्बात का इजहार करती हैं तो इस पर तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं और फिर जिस तरह अदालतों के बारे में शिकायत आ रही हैं उसका अदाला किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये मामला अपने हाथ में ले लिया है तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि वो लोग सारे जो हैं उनकी निशानदेही हो सकेगी और आइंदा के लिए हम सद्देबाप कर सकेंगे कि हमारे अदालती अदारों को कोई दबाव में ना ला सके, ख़ास वो सोशल मीडिया के मुहिमबाज हों या कोई अदारों में बैठे हुए लोग हों या कोई और अनासर हों। हमारी अदलिया को किसी भी दबाव के बगैर और किसी खौफ के बगैर अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। और इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, अब जो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो उनको कुछ रिलीफ मिल भी रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कुछ ज्यादती अगर उनके साथ हुई है तो उसका अदाला होने की सूरत भी हो रही है। तो मेरा ख्याल के जो भी मामलात होंगे, अगर वो कानून के दायरे में हों, अदालतों में हों, पार्लिमानी अदारों में हों या सड़कों पे भी हदूद व क़यूद में हों, तो फिर तो उससे हम अपनी जमहूरियत को मजबूत कर सकेंगे, वगरना गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और उसमें फिर सबका नुकसान भी हो सकता है। आसमा साहिबा, इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं और जो नए मामलात उठे हैं, ख़ास तौर पर जिसका हमने इब्तिदा में जिक्र किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा जाना, फिर जजेस को धमकी आमेज़ खतूत मिलना और अदलिया में मदाखलत का इल्ज़ाम, इस पर मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ कब तक चल सकता है? जब वो सिर्फ माजी के हवाले देते रहेंगे कि माजी में भी तो ऐसा होता रहा, तब आप कहाँ थे, तब क्यों आवाज़ नहीं उठाई, जिस पर सहाफ़ी आवाज़ उठा रहे, तजियाकार आवाज़ उठा रहे, लेकिन हुकूमत जिसके पास अब इंतज़ामी इख्तियार है वो कब तक यही उज़र दिफा में पेश करती रहेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरा ख्याल है कि ये अपने अपने जो उनको सूट करता है सच, वो उसका ही दिफा पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो करती हैं और करती रही हैं। मसलन एक दौर में जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और उसके ऊपर इमरान खान साहब पूरी तरह से उसका दिफा करते थे, TV प्रोग्राम्स में कहते थे और उनको लगता था कि ये रेफरेंस बिल्कुल दुरुस्त आया है, ये आना चाहिए था। उन्होंने नहीं पूछा कि डाकखाना कौन सा था, उन्होंने नहीं पूछा कि ये इसके पीछे कातिब कौन है, उन्होंने नहीं पूछा कि ये किसकी इमा पे हुआ लिखा गया है या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। एक डाकखाना उनका और सदर मुमलिकत उस वक्त के जो थे उनका इस्तेमाल हुआ और वो रेफरेंस जो है वो दाखिल हो गया। उसकी आज तक जो है वो बाज़गश भी है और उसके साथ साथ किसी ने इसके ऊपर माफ़ी भी नहीं मांगी कि वो गलत रेफरेंस जो था वो दायर किया गया था। तो उस वक्त वो दिफा करते दिखाई देते थे और आज जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन जो आज की हुकूमत है वो
कल की बात करती है मगर आज की बात नहीं करती है। तो जिसको जो कुछ पसंद होता है वो अपने हिस्से का उस हवाले से निकालता है। ये एक रियलिटी है कि जज साहिबान ने 6 जज साहिबान को इस बात के ऊपर शदीद शिकायत हैं कि उनके काम में इंटरफेरेंस हुई है। वो अब हुई है, 2023 में हुई है, 2022 में हुई है। इसका तयन जो है वो ज़रूरी है और होना चाहिए। उनको इस बात के ऊपर भी शिकायत है कि उनके घरों की या बेडरूम्स की या उनके ड्राइंग रूम्स की जो है वो सर्विलेंस होती रही है। ये भी एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, इसका भी तदारुक होना चाहिए, मगर इसके ऊपर कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा। मेरा ख्याल है काजी फायज़ ईसा साहब ने एक बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर हम किसी तरीके से भी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तहकीकात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अब ये गैलरीज के साथ खेलने की बजाय जो भी इसके साथ गैलरीज पे खेले उसको मना किया जाए या उसको रोका जाए और इसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन भी बिठाया जाए जो कि पहले की जो शिकायत हैं उनको भी अजाला करे और जो इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट बैठी है वो इसको किसी डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। एक बहुत दिलचस्प इसके अंदर पहलू आ सकता है आगे जाके, हो सकता है कुछ लेजिस्लेशन करनी पड़े, हो सकता है इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लानी पड़े और अगर वो ज़रूरी हैं तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट इस वक्त मौजूद है, इसी तहरीक इंसाफ को उसमें इस्तेमाल किया जाए, इसी पाकिस्तान के सियासी सेटअप को, इसी निज़ाम को, इन्हीं लोगों को पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को देख के वहाँ पे एक पॉलिसी या एक कानून साजी की शक्ल में जो पॉलिसी है वो देनी चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट देना चाहिए और रिफॉर्म्स होनी चाहिए। दुरुस्त बात आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है कि वो कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाया जाए ताकि ये जो शिकायत पुरानी हैं, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट्स की हैं या नए लोगों की है, ये सब जो है ये इसका अजाला किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि जो मुझे पसंद है मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू किया जाए। इस तरह से मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। जी शामिल साहब, इंतखाबात से पहले तो ये बात कही जाती थी कि नून में से शी निकलेगी, वैसा हो नहीं सका, लेकिन अब नई हुकूमत बनने के बाद ये महसूस होने लगा है कि एक मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है और एक मुस्लिम लीग नून बाहर भी है हुकूमत से। राना सनाउल्लाह साहब के बयानात आपके सामने हैं, साद रफीक साहब हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए अभी तक किसी तरह से तैयार नहीं है। तो शहबाज शरीफ जो दावा करते हैं कि वो चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, मईशत पे उनकी तवज्जो होगी, उन सब से वो निपट सकेंगे जब इस तरह के हालात हैं कि उनके अपने सफ़ों में मौजूद लोग भी तनकीद कर रहे हैं नए हुकूमती सेटअप पे। हालांकि बहुत से ऐसे लोग नई काबीना में शामिल किए गए जिनकी बहुत तारीफ़ हो रही है, जिनसे ये उम्मीद बांधी गई है कि वो वाक़तन मसाइल का हल तलाश करके इस मुल्क को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून में बड़े बड़े बाज़ लीडर जो हैं वो इलेक्शन हार गए हैं और वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। तो जब पार्लियामेंट से आप बाहर होते हैं और हुकूमत से बाहर होते हैं तो फिर आपके जज्बात कुछ और होते हैं और उनका इजहार भी होता है। और इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी है तो ये समझे कि आप नई मुस्लिम लीग ने जन्म लिया है। कई नए चेहरे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जलवागर हुए हैं या उसकी हुकूमत में मौजूद हैं और मौसर हैसियत में मौजूद हैं। तो ये एक मगर ये है कि ये अब एक हालात जो है उनका एक जबर है। और मगर असल बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो मामला है उस पर भी काबू पाना चाहिए उसको, और नवाज शरीफ साहब का फर्ज है और शहबाज शरीफ साहब पर भी लाजिम है कि अपनी जमात की सफ़ें जो हैं उनमें भी तरतीब पैदा करें। लेकिन उससे आगे बढ़ के जो ज़रूरत है, देखिए आज 4 अप्रैल है और आज के दिन भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। आज हम वो दिन मना रहे हैं और बिलावल भुट्टो तकरीर भी किया उन्होंने और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ तवक्को लगा के बैठे हैं कि उनकी अशोई हो और वो अदाला हो। लेकिन मसला ये है कि 4 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ था 1989 में, तो उस वक्त भुट्टो साहब एक तरफ थे और उनकी मुखालिफ सियासी जमातें एक तरफ थीं और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। भुट्टो साहब के इंतकाल पर कोई हर्फ़े ताज़ियत अदा नहीं किया था उनके मुखालफिन ने, कोई उनका जनाजा पढ़ने नहीं गया था, कोई उनकी ताज़ियत करने नहीं गया था। इतनी महाजराई जो थी ये हमारी सियासत में आज एक दूसरे तर्ज पे वही महाजराई मौजूद है। एक तरफ एक जमात है, दूसरी तरफ दूसरी जमातें हैं और एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जुडिशियल रिफॉर्म्स अब जितनी भी कर लें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जितनी भी कर लें, जब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं होंगी, पॉलिटिकल लोग अपने एटीट्यूड को तब्दील नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, ये अहद नहीं करेंगे कि वो खुफिया अदारों के साथ मिलकर एक दूसरे को तहत करने के मंसूबे नहीं बनाएंगे,
उस वक्त तक हम वो जमहूरियत इस मुल्क में हासिल नहीं कर सकेंगे जिसका हम ख्वाब देखते हैं, जिस पर हम जोर देते हैं, जिसका हम मुतालबा करते हैं। तो बुनियादी जो मर्ज है वो हमारे सियासी रहनुमाओं और सियासी जमातों के अंदर है, उन्हें उसको दुरुस्त करना होगा, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना होगा, एक दूसरे को जिंदा रहने का हक देना होगा। अब शहबाज शरीफ साहब हों या नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, जो भी इस हकीकत का जल्द इदराक कर लेगा, हम उसी को सलाम करेंगे और उसकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। ठीक। असमा साहिबा, इब्तिदा में शामी साहब ने अपोजिशन की अहमियत पर बात की और कोई भी जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं है अपोजिशन की मौजूदगी के बगैर। तहरीक इंसाफ जिसने बहुत बड़ी तादाद में वोट हासिल किए और इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद कामयाबी हासिल की, अब आपको लगता है कि वो एक मुकम्मल तौर पर एक जमात के तौर पर किरदार अदा करने की पोजीशन में आ सकेगी मुस्तकबिल करीब में? जिस तरह असद कैसर अब इत्तेहाद का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जमात के लोगों में किस हद तक इख्तलाफ है आपके सामने है। हामिद खान कह चुके कि वो तो शेर अफजल मरवत और दीगर जो वकला शामिल हैं, नईम पंजोता को ये नाम लिया कि उनको जानते नहीं हैं। शेर अफजल मरवत कह चुके हैं कि हामिद खान से उनकी बनती नहीं है, अगर वो मुझे कुछ कहेंगे तो फिर उसका जवाब भी उन्हें मिलेगा। और फिर हर कुछ दिन के बाद खबर आ जाती है कि किसी को ओहदे से हटा दिया गया, किसी को जिम्मेदारी दे दी गई, किसी से जिम्मेदारी वापस ले ली गई। इस सूरत में तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर किरदार अदा कर सकेगी, आपको लगता है? मेरा नहीं ख्याल जी कि वो एक जमात के तौर पर काम कर सकेंगे या एक पार्लियामान के अंदर भी। इवन कल आप देखा कि उमर अयूब साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया गया, लेकिन किस उसके ऊपर आज़ाद उम्मीदवारों के या आज़ाद अरकान के अपोजिशन लीडर वो होंगे। आज़ाद अरकान का मतलब ये है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर से जो लोग हैं वो जब चाहेंगे अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक या गैर मुताबिक वो दूसरी तरफ भी बैठ सकते हैं, वोट भी दे सकते हैं और अपनी जो लाया अमल है वो बना सकते हैं। उनके ऊपर कानूनी कदगन कोई नहीं होगी और इसके लिए कोई रुकावट नहीं हुई है। मसलन उमर अयूब साहब ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरी अभी एक मामला जो है वो चल रहा है और उनकी मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर एग्री किया है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी वो रहेंगे और पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर आने के लिए भी वो जो है वो पर तोलेंगे। लेकिन जो जिस किस्म के इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जन्म ले चुके हैं, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से ही ख़तरा है। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो सोशल मीडिया है। तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया के बलबूते के ऊपर सियासत करती है और सोशल मीडिया के अंदर अब उनके एक तफरीक नज़र आती चली जा रही है, एक तकसीम जो है वो नज़र आ रही है। वो बयानियाँ जो कि सोशल मीडिया पे कोई एक शख्स देता था, बहुत सारे शख्सियात हैं जो कि दे रही हैं। बहुत मकबूल और है, लीड और कर रहा है, गाइड और कर रहा है। खान साहब के जो फैसले हैं वो क्या हैं, वो जो उनसे मिलने के लिए जाता है वो उसी तरह के फैसले लेके आज चला आता है। तो एक तरह से एक यूनिटी है उनके अंदर, उसका एक फुकदान भी है, लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं है, डायरेक्शन भी नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे उनके जो मफरूर या रूपोश लोग थे वो अब मंजर आम पर आ रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं से उनको ये लग रहा है कि एक आसानी उनके लिए पैदा हो रही है तो वो मंजर आम पर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि वो बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, तहरीक इंसाफ इसके लिए बिल्कुल रजामंद नहीं है और ना ही इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर बात करेंगे कि वो चीज़ों को आगे लेके बढ़े। उनका अगर यही मकसद होता कि वो मामलात को आगे लेके बढ़े तो शायद इलेक्शंस के फ़ौरन बाद बहुत सारे जो मामलात थे उसमें वो बैठते और साथ में उनकी जमात बैठती और वो इसके ऊपर बातचीत करते। लेकिन आपने देखा है कि एक मरतबा फिर कंसंट्रेशन की तरफ एक उनके लीडर जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो दूसरे मामलात आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ मुझे नहीं लगता कि वो मेज़ के ऊपर बैठने के लिए मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।